मिलेंगे। शिमला कलेक्टिव पहले भी हम आपसे बातचीत कर चुके हैं। ये दरअसल हमारे शहर में रहने वाले जो भी इंडिविजुअल हैं, संगठन हैं, जो शिमला के बारे में सोचते हैं और जिसकी बुनियाद जो है वो बुनियाद है जो पूरा जलवायु परिवर्तन है। यू कैन से द सिल्वर लाइनिंग इज जो क्लाइमेट क्राइसिस पूरे दुनिया में है और जिससे शिमला भी प्रभावित हो रहा है, और शिमला की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को लेकर जो चिंतित लोग हैं और क्या ऑल्टरनेटिव, क्या वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए, उसको लेकर शिमला कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म है। ना ये संगठन है, ना ये कोई मतलब किसी के, आप ये समझ सकते हैं कि इसका कोई उस तरह से स्ट्रक्चर है। इट्स अ वेरी ओपन फोरम और इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, अपनी मर्जी से वॉलंटियरली इसमें टाइम देते हैं। और पिछले साल आप जानते हैं हमने एक शिमला क्लाइमेट मीट की थी, जिसमें शिमला और खासकर आसपास के राज्यों के भी लोग शामिल हुए थे। अब सवाल यह है कि विजन 2040 और क्यों 2040 वो भी मैं रखना चाहूँगा। और साथ में जो आप जानते हो कि अनफॉर्चुनेटली अभी बाकू, जहाँ पर कॉप 29 शायद अभी कल्मिनेट हुई है, उसके बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट आए हैं। उसका मतलब ये है सरल भाषा में कि जो हम पूरे दुनिया में आज जलवायु परिवर्तन के संकट की बात कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए जो हम सब लोग कह रहे हैं कि जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस जलवायु संकट को बढ़ाने में, जिससे डिजास्टर्स हो रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है डिजास्टर्स की, तो वो कोई नतीजा नहीं निकला है वहां पर। जैसे मैं जब पेरिस में था क्लाइमेट टॉक्स में, तो बहुत एक खुशी, तो ये जो पूरी बात है कि क्योंकि ये सब जो चल रहा है, अब इसमें शिमला का विजन क्या होनी चाहिए, और इसलिए हमने 2040 रखा है। और हम लोगों से पूछ रहे हैं, ये नहीं है कि आप 4 कंसल्टेंट बैठे, पूरा लोगों के बीच में जाकर, अभी हमने एक फेज में स्टूडेंट्स में हम गए हैं और हमारे पास अभी करीब 350-400 रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जहां पर स्टूडेंट्स ने अपना विजन दिया है कि ये विजन से हम आगे जाना चाहिए। तो एक 2040 और जीरो एमिशन मतलब की तरफ हम जाएं। जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं करोगे, लेकिन आपका जो बड़ा एनर्जी का जो सोर्स होगा वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। जितनी हम एनर्जी खपत कर रहे हैं और जितनी हम एनर्जी मतलब जनरेट कर रहे हैं, वो लगभग नेट जीरो हो जाएगा, ताकि हम लोग वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लाएं। शिमला जैसे शहर और खासकर पहाड़ी शहरों में हम एक नई चर्निंग, नई एक जिज्ञासा और नई एक चेतना पैदा करना चाहते हैं कि क्यों 2070 और क्यों नहीं इसको 2050 में किया जा सकता है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग अभी जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स में, तो शिमला विजन आपने देखा भी होगा, हमने लिखा है इसका 2040 और नेट जीरो मिशन की तरफ जाना 2050 तक। और इसमें बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो मतलब पूरा फेरी टेल है और पूरा फैंसी आइडियाज नहीं है साहब। अगर बचना है, ये 2040 का मतलब है 15 साल बाद, 2050 का मतलब है 25 साल बाद, मतलब पूरी 2 नई जनरेशन जो अभी आने वाली है। तो अगर 2 नई जनरेशन जो आने वाली है, वो उसकी सेंसिटाइजेशन हम अभी प्रोसेस में नहीं करेंगे कि क्यों गाड़ी में ही स्कूल जाना है, क्यों आप इस प्रोसेस को बदल नहीं सकते, क्यों एनर्जी गजलर ही आपको चाहिए, क्यों घर के अंदर ये कॉन्शियसनेस बिल्ड करना जरूरी है। तो ये हमें लगता है कि एक तरह से जो सरकार को तो करना ही चाहिए, लेकिन सरकार के अलावा ये आम नागरिक से, और फिर जो इस सेकेंड फेज में हम लोग अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनसे भी बात करेंगे, और उनके हर वार्ड में और वार्ड सभा में, वार्ड कमेटी में जाकर, ताकि वार्ड सभा में हम लोगों की भी राय लें कि क्या वो शिमला की विजन 2040 देखते हैं और किस तरह से वो देखते हैं कि जिससे शिमला का विकास जो है वो टिकाऊ हो, जिसमें जो उसका जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो सस्टेनेबल हो, और साथ में वो आपके जो क्लाइमेट
क्लाइमेट के साथ और जो क्लाइमेट डिजास्टर्स है उसके साथ जोड़कर उसको देखा जा सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको क्वेश्चनर भी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। जो वो क्वेश्चनर हमने उसको बिल्ड किया है, क्वेश्चनर भी हम आपसे अलग से शेयर करेंगे। लेकिन हमारा अनुमान है कि हम करीब करीब 10,000 लोगों से के पास पहुंचेंगे और 10,000 लोगों से हम लोग फीडबैक लेंगे और फिर उसमें हम लोग ये पूरा डेटा को कोलेक्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से और अन्य विश्वविद्यालयों के लोगों से, और सारा मतलब प्रो बोनो फ्री में लोगों की भागीदारी से, ताकि हम डेटा को कोलेक्ट कर सकें और हम लोग बता सके देखो ये रास्ता है जो लोग चुनना चाह रहे हैं, ये रास्ता है जो लगता है टिकाऊ रास्ता होगा, ना कि ये रास्ता कि आप मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियों को बढ़ाना। या अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, थोड़ा आप देखिए क्या है हमारा शहर आज, जो हम शिमला की बात करते हैं और फिर मैं हिमालय पे भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। आज हालत ये है कि आप चंडीगढ़ से शिमला पहुंच जाते हो आपके 2-2.5 घंटे में, लेकिन तारा देवी से आपको जब संजौली क्रॉस करना होता है तो आपको 1.5 घंटा और लगता है। तो ये क्या टिकाऊ विकास है? तो आपको मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए ये सोचने का टाइम आ गया। आपने पानी का जो काम है वो आउटसोर्स करके एक कंपनी को दे दिया और आपने शिमला जल निगम प्रबंधन लिमिटेड बना दिया। अब शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने उस पानी को आउटसोर्स करके दे दिया सिविल्स कंपनी को। अभी सिविल्स कंपनी ने और काम आगे दे दिया है आपकी टाटा कंसल्टेंसी को। तो ये क्या ये मॉडल होंगे शिमला में? सिर्फ एक पानी पिलाना, आपको प्रॉपर सिवेज मैनेज करना और आपके जो पूरे शहर की जो बनावट है उस बनावट में कितना बिल्डिंग होनी चाहिए, कितना ग्रीन होना चाहिए, क्या जोनिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है चीजों को अगर चेक करना है, और क्योंकि आपका और आप और हम दोनों देख रहे हैं कि किस तरह से शिमला में जो तेजी से बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव से पिछले साल हमने डिजास्टर देखा, इस साल भी थोड़े कम हुए। तो ये डिजास्टर की जो पूरी लाइटिंग लगा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो विंटर कार्निवल कैसे सस्टेनेबल हो सकता है, कैसे आप अपनी मार्केट को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हैबिटेट जो ट्री था वो कीटो में हुआ था और कीटो इक्वेडर की राजधानी है। मैं उसमें डेलीगेट था। मैं आपको बता सकता में लोअर बाजार में, ताकि वहां की जो इकोनॉमी है वो भी चले और वो सस्टेन भी करे। ये नहीं कि आप मतलब हलवाई की दुकान लगा दो रिच पर। तो ये हम थोड़ा सा वार्निंग करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी एक पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है जिसमें उस तरह से आया, और वो इकोलॉजी को भी लेकर है, मतलब पूरा जो इको सेंसिटिव क्वेश्चन है उसको भी लेकर है। हालांकि ये आइडिया अच्छा है, तो इसलिए हम यही कर रहे हैं कि थोड़ा इसमें गार्डेड रिस्पॉन्स होनी चाहिए। और शिमला विजन जो 2040 मतलब क्या जैसे आप जानते हो कोची ने कहा कंपैशनेट सिटी, शिमला का नारा क्या होना चाहिए? अब ये हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हो शिमला। किसी ने बोला हमारे को चाहिए टेक्नोलॉजिकल सिटी, कुछ जगह पर है। तो हमें लगता है कि ये भी हम लोगों से जोड़कर उनसे पूछकर वो कैसे देख रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को आप पूछेंगे तो बोलेंगे शिमला काम सिटी होनी चाहिए, काम, क्वाइट, शांति के लिए शिमला में लोग आते हैं। और मतलब कामनेस को क्या बोलेंगे, चलिए जो भी बताओ। तो काम सिटी मतलब जो धीरे चले, और ऐसा शहर हमें, ये मेरा है लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे मालूम नहीं। तो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी विजन क्या है। उनको बहुत तेज फास्ट सिटी चाहिए, वो तो ऑलरेडी आपका दिल्ली है, मुंबई है, आप हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है वहां पर। तो ये बातों को लेकर, और आखिरी में और इसको लेकर हम अप्रैल में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस उसको जो करेंगे, क्योंकि ये पूरा जब 10,000 लोगों के शामिल करके, ताकि वो विजन को लेकर हम पूरे प्रेशर डाल सके गवर्नमेंट पे, इंस्टीट्यूशंस पे, कि देखो भाई ये रास्ता लोग बोल रहे हैं, इस रास्ते से आपको बिल्ड करना चाहिए, वैकल्पिक रास्ता क्या है। और आखिरी में जो हमारा सॉलिड वेस्ट का क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्चुअली वो हमारे जो वकील हैं हाई कोर्ट से, उनको आना था, उनको एक्सप्लेन करना था। ऑलरेडी एक पिटीशन जो चल रही है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी हमने किन्नौर में देखा, और वो किन्नौर में मतलब अगर किन्नौर में ये हालत है तो आप शिमला में देख सकते हैं। किन्नौर के राजधानी में, मतलब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो कैपिटल है रिकांगपिओ में 20%, अभी वहां एक वर्कशॉप में मतलब वेस्ट की हमने ऑडिट किया, तो वेस्ट के ऑडिट से मालूम पड़ा कि 20% जो वेस्ट है कि रिकांगपिओ जैसी जगह में, वो है बच्चों के जो डायपर्स होते हैं। तो अगर ये रिकांगपिओ में पहुंच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जैसे शहर में हालत क्या है। तो मतलब ये एक नया वेस्ट है जिसको हमें समझ में नहीं आता इसको कैसे करेंगे। पुराने जमाने में आसान तरीके होते थे,
तो अब ये जो आपको सोचना पड़ेगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत सारे जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स उससे बाहर है। तो इसलिए और हर जगह पे फिल्थ है, हर जगह, तो इसलिए हम कहा एक तो सफाई अभियान करना बहुत जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी प्रयास करना चाहिए कि आपकी प्रोसेसिंग और डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस में काम किया जाए। मेरे ख्याल इतनी बातें, कुछ और ऐसा ना हो, यही है। और एक पर्वत मंथन अभी वो अलग से है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो हम एक और इनिशिएटिव के माध्यम से, जिसमें गवर्नमेंट की भी एजेंसी है, हम लोग अभी दिसंबर में पूरे 11 जो हिमालय स्टेट्स हैं उनको हम बिल कर रहे हैं। और ये हमारी अभी सरसरी बात हो रही है, लेकिन हम आपके बीच में डालना चाह रहे हैं कि एक हिमालय डे भी होना चाहिए। ऑलरेडी एक कॉल है कि हिमालय के शहरों को लेकर, हिमालय के विकास को लेकर एक दिन होना चाहिए। और वो हालांकि 9 सितंबर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा दिया गया, लेकिन वो डेवलपमेंट को बोलकर हमें चाहिए, जिस तरह से नॉर्डिक कंट्रीज में है, कभी इस पे अलग से आपसे बात करेंगे, लेकिन ये एक बहस चली है जिसमें हम लोग, हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और ये हिमालय मतलब पश्तून से लेकर और पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट बर्मा तक है, इन सबको क्या इनको मेन भागीदारी हासिल करने से एडवांटेज है, या जैसे किन्नौर है, किन्नौरी ट्राइबल है, वो नो मीन्स नो बोल रहे हैं, जहां आप 8,000 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हो, करीब 15,000 करोड़ वहां से निकाल रहे हो, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। तो नॉर्डिक कंट्रीज में एक्सपीरियंस ये बोल रहा है, अभी माफी मांगी है वहां पर नॉर्वे की सरकार ने, कि हमें आपको जो हमने मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, हमने आपको बहुत नाश किया। उस चैनल पे क्या हिमालय को अलग से अपना दिन मनाना, हिमालय को अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, उस कल्चर को और अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हुए, कि वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते ना कि आपको दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए आप रिनकॉट बांध बनाओगे और हमारे मतलब सैकड़ों एकड़ फॉरेस्ट को आप गिरा दोगे। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस लाइंस एज वेल। और मुझे इसलिए है क्योंकि मैं नॉर्डिक एक कॉन्फ्रेंस में था, नॉर्डिक कंट्रीज के साथ, और हमारा तीसरा पोल है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और थर्ड पोल है हमारा हिमालय, जहां पर सबसे ज्यादा बर्फ है। तो और हमारे वल्नरेबिलिटी जो आईपीसीसी रिपोर्ट बार बार बोल रही है, सबसे ज्यादा है। डिजास्टर्स जब होंगे, और वो होंगे ही होंगे, वो सबसे ज्यादा होंगे कोस्टल इंडिया में और आपके हिमालय में। तो अगर ये स्थिति है, तो यहाँ पर लोगों को आगे आकर अपने डेवलपमेंट प्लान्स को, अपने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं जो शिमला विजन 2040 और है। बोलो बोलो। इसमें शिमला विजन 2040 को जो है काफ़ी डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है टिकेंद्र जी। इसमें मुझे एक दो बातें ऐड करनी है कि ये जो हमारा शिमला विजन 2040 है, ये एक्चुअली जो पब्लिक के ओपिनियंस हैं, पब्लिक का जो विज़न है उस पर आधारित है। तो जो शिमला कलेक्टिव है, जिसमें कि डिफरेंट जो बैकग्राउंड से जो है वो लोग हैं जो चिंता करते हैं इस शहर की, और हम ये कल्पना करते हैं कि हम 2040 तक इस शहर को किस रूप में देखना चाहते हैं। और इसके आधार पर हमने ये महसूस किया है कि जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है या दूसरी चीज़ों पे हो रहा है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। और इसके लिए जो है क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जिसके ऊपर अभी तक बात इन्होंने की हुई है। तो जैसे आप शिमला को अगर देखें, यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या आज के समय के अंदर है, तो हमारा मानना ये है कि जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, और जो पैदल चलने का हमारा कल्चर था, जो साइकिलिंग का एक कल्चर है, उसको डेवलप इवेंट्स भी रिज मैदान पे जो है वो किए जाते हैं। लेकिन उन इवेंट्स को करने के लिए एक तो हम रिज मैदान को, जो कि हमारा एक ऐतिहासिक जो धरोहर भी है, उसको ओवरबर्डन किया जाता है, और जो इकोलॉजिकली जो है वो सेंसिटिव भी है। और ऊपर से उसके बाद जो हम एक बेंडिंग जोन उसको बना देते हैं, चाहे वो समर फेस्टिवल के दौरान हो या विंटर कार्निवल के दौरान हो, तो उससे जो पूरा कचरा जो
वहाँ पे इकट्ठा होता है, उसका कोई सही से मैनेजमेंट नहीं होता है, और जो है उसको अपने आप में एक बेंडिंग जोन में तब्दील करना ही अपने आप में एक गलत चीज़ है। तो इस के लिए हमें जो है लोगों को भी जो जागरूक करना है, और इसकी शुरुआत हम कर भी रहे हैं, और लोगों के ओपिनियंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने स्टूडेंट्स के बीच जाकर शुरू की है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, उसमें हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से लोगों के ओपिनियंस ले रहे हैं, और जो है वहाँ पे बातचीत करके या टॉक्स के माध्यम से उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है वो आगे पब्लिक के बीच में भी जो है वो हमारा जाने का प्लान है। तो इतना ही मुझे जी। सब इस तरह से स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो शिमला में खपा दिए, कभी पत्थर उठाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, और इसी तरह कई काम हैं जो जैसे रेलिंग लगी है, पुरानी रेलिंग पुरानी थी उसको फाड़ के दूसरी लगा दी। तो जो आप मांग रहे हैं सुझाव, तो क्या इस तरह के सुझाव भी मांगे गए हैं कि नई सिटी एक बनाई जाए, उस पैसे से क्या नई सिटी बन सकती थी? देखिए प्राक्रम जी, ये ना सवाल बहुत ही टिकलिश है। अब अगर आप एज एन इंडिविजुअल में से पूछोगे तो मैं आपको इसका आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 25-30 शहरों के विजन डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूँ, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स लिख रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा धुंधली उसमें आपको ये तो बता सकता हूँ कि ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, लेकिन मैं अभी थोड़ा वो कमेंट्स रिजर्व इसलिए करना चाहता हूँ, हम लोगों से चाह रहे हैं ताकि लोग हमारे कमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो, और वो कैसे देख रहे हैं अपने विजन 2040। क्योंकि ये जो आप कह रहे हो मैग्नेट टाउन्स, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कि मैग्नेट टाउन आप बना दो, क्या वो सस्टेनेबल सोल्यूशन है? तो वो मुझे लगता है कि अपने आप में सोचने वाली बात, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इधर आ जाओ, हमारे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े लेट हो गए, एक और पूछिए ना कल से। तो इसलिए वो मैग्नेट टाउन्स का जो क्वेश्चन है वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? मेरे हिसाब से आप कर क्या रहे हो, अगर आप मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन बात मानो, आप अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए आप विलेज कॉमन्स में घुस रहे हो। इसको अंग्रेजी में मतलब इस तरह से हम बोलते हैं, और विलेज कॉमन्स का मतलब ये है जैसे अब दिल्ली की प्यास बढ़ाने के लिए आप रेणुका आ रहे हो, शिमला की प्यास बढ़ाने के लिए हम लोग सुनी जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली तो वो या घुमा गए थे, तो ये विलेज कॉमन्स ही थे, तो वो मेथड क्या सस्टेनेबल रहेगा? तो अभी जैसे जो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन था, जिसको 1984-85 में बना था, राजीव गांधी जी ने बनाया था, पहला और आखिरी, और अब जिस कमीशन का मैं मेंबर हूँ केरला में। पहाड़ी शहर है तो कितना बड़ा होना चाहिए, और अगर प्लेन का शहर है कितना बड़ा होना चाहिए? तो बहुत सारे जो प्लानर्स है वो बोलते हैं कि 10 लाख की जब आबादी आपकी प्लेन में गुजर गई ना, वो शहर अनमैनेजेबल हो जाता है। लेकिन आपके पास बोले Yes, so I am the lawyer who is doing solid waste management. हिंदी बोलियो भाई, तो मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का केस जो है हाई कोर्ट में कर रहा हूँ, काफी 6 साल हो गए हैं। मैं ये सॉलिड वेस्ट के लिए हम लड़ रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले, सरकार के साथ मिलके भी और लोगों के साथ मिलके और एनजीओज के साथ मिलके, और जो भी सिविल सोसाइटीज के लोग हैं उनको गैदर करते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे भी आया हूँ कि जितनी भी इस बारे में ये हमारी कंडीशन है, जो सबसे प्रोटेक्टेड सेंचुरी है हिमाचल की, वहाँ पे उसको सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, हाई कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के सबसे ऊपर के रूल्स लग रहे हैं, वेटलैंड रूल्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लग रहा है, तब भी वहाँ पे ये सब चल रहा था। अब दूसरे शहर जो है जैसे सोलन, शिमला, धर्मशाला, यहाँ पे सारी जगह गन का कोई इतना सिस्टम नहीं है, क्योंकि मोस्टली सारे गांव में क्या हो रहा है, सारे गांव का कूड़ा जा रहा है नदियों और नालों में। हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस त्रिलोक चौहान जी ने 2023 में बोला था, अगर नदी नालों में आप कूड़ा फेंकेंगे तो प्रोसिक्यूशन होगी अधिकारियों की, सेक्शन 15 के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के। सेक्शन 15 जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें प्रावधान दिया गया कि प्रोसिक्यूशन हो सकती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की, वो भी अमेंड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो एक एनवायरमेंट को
रिलैक्स कर दिया एनवायरनमेंट के नॉर्म्स उसको अमेंड करके। पर हम ये चाहते हैं कि न्यूसेंस जो भी आनी चाहिए सारे लोगों को, मैं ये मानता हूँ और ये बात साफ रख रहा हूँ सबके सामने, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे भी जाएंगे और देखेंगे इंडियंस को फिल्दी मानना चाह रहा है बाहर के देशों में भी। वो बोल रहे हैं कि कोई कोई रूल नहीं है, इतने रूल्स कागजों में इतने रूल्स हैं पर सड़क पे कुछ नहीं है। तो आप जब भी घूमे अपने गाँव में और प्रेस जगह पे जितनी भी अवेयरनेस फैलाओ उतनी कम है। और हम हाईकोर्ट से मांग रहे हैं कि 5,000 रुपए का फाइन होना चाहिए कोई भी लिटरिंग करे। और अगर कोई बल्क जनरेटर लिटरिंग कर रहा है, बल्क जनरेटर मतलब जहाँ पे जैसे कोई म्यूनिसिपैलिटी होगी या होटल वाले हो गए या कोई आप फंक्शन कर रहे हैं, जैसे रेणुका में फंक्शन होते हैं, यहाँ पे होता है समर फेस्टिवल, इन इवेंट्स में अगर गंद फैलता है, सेग्रीगेशन नहीं होती है, तो इनमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजर्स डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजर्स सरकार के लोग भी हैं, कई जगह प्राइवेट बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सबकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें 25,000 रुपए का पहला फाइन होना चाहिए और इफ इट कंटिन्यूज देन इट शुड बी आपको जेल होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए सेक्शन 15 एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन में और आईपीसी और बीएनएस के अंडर। अगर आप ये सब नहीं करते, हमारे को किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारा दुश्मन गंद है। पर हम ये चाहते हैं अगर ये आपने ये मेजर्स नहीं उठाए तो ये गंदगी कभी नहीं हटेगी और अभी ये गंदा और होता रहेगा, बीमारियां फैलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी तो बीमार होंगे, पर यह है कि जानवर भी, सारे जानवरों के इकोसिस्टम खराब हो रहे हैं। तो आप इसको सीरियसली लीजिए और प्रेस वालों से भी गुजारिश है कि ये इशू को नंबर 1 पे रखिए। नेताओं को ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो सुन सुन के सब चलो। मेरे से पहले टिकेंद्र जी ने आप लोगों के साथ अपने व्यूज साझा किए, उनके साथ तो हम सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा एक शिमला कलेक्टिव ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम लोग जो भी यहाँ पे टिकेंद्र जी ने आपके सामने जो मुद्दे सामने रखे हैं वो हमारी डिस्कशन में होते ही होते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप है, आपको पता ही होगा कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज पे डील करता है और इसमें आप देखेंगे कि हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं वो भी सारे बहुत ही अवेयर लोग हैं। अभी देवन जी ने अभी आपको बताया कि वाटर बॉडीज कैसे पोल्यूट हो रही हैं और हमें उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। तो ये इनके जो व्यूज थे वो आपके साथ आपके थ्रू मीडिया बंधुओं के माध्यम से आई थिंक जनता तक पहुंच गए होंगे और आज के लोग मुझे लगता है कि काफी इंटेलिजेंट है, वो इस बात को समझ भी रहे होंगे। मैं यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे ये खुशकिस्मती अपनी समझती हूँ कि मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि जो भी हमारे मुद्दे होते हैं वो मेरे को थोड़ा इजी हो जाता है हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक उन इश्यूज को लेके जाना। लास्ट टाइम हमने जब गंदगी के बारे में बहुत डिस्कस किया था हमारे शिमला कलेक्टिव में, तो ये हम मेयर सर के सामने लेके गए थे, हमने कमिश्नर से भी बात की थी, तो वहाँ पर इस इशू को सीरियसली लिया गया और आप देखेंगे कि जो मेरी अभी नॉलेज में आया है कि शिमला को काफ़ी अच्छा स्थान क्लीनलीनेस में मिला है, लास्ट टाइम से हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपने व्यूज़ लेके आते हैं और किसी न किसी के माध्यम से वो आगे जो थोड़े से अच्छे पॉइंट्स लेके हम लोग हाउस तक ये बात लेके जाएं और इस बात का जो हमारा विंटर कार्निवल होगा वो अच्छे तरीके से मैनेज हो। आपके थ्रू मैं ये बोलूँगी कि विद इन आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में this Shimla Vision 2040, we've already done one exercise. In another phase, we are trying and we'll be reaching to the municipal council and seeking their help in organizing ward sabhas. So we'll be entering ward sabhas और वहाँ पर हम लोग ward sabha में बोलेंगे लोगों से कि ये क्वेश्चनर आपके सामने है, आप इसको भर के दीजिए, अपने काउंसलर साहब को, मैडम को दीजिए, इनको भी देना है या हमें डायरेक्ट दीजिए। और उसके पिताजी डीसी थे और वो गलती से एक बार क्लास में कार में आ गया, हमने उसकी क्लास में इतनी हालत खराब की, अगले दिन उसने पिताजी को बोला प्लीज कार में बस में जाऊंगा, ये पैदल जाऊंगा। लग रहे हो यार, आप पूरा दिन में शिमला में एक कोने से दूसरे कोने 1.5 घंटा लग रहे हो, तो हाउ इज इट सस्टेनेबल? सो एंड माउंटेन टाउन्स ऑलरेडी हैव दीस टाइपोलॉजीज जहां पर आपकी सस्टेनेबल ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल मेथड्स हैं, तो उसको रिक्लेम करना और लेकिन ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी in partnership with Himachal University. We have scholars, teachers. We would also like to get on board on some of the institutions like IIT, because who know this art of collating the data. लेकिन अभी हम उसमें नहीं, क्योंकि एक बार हम शुरू करते हैं, but it's not that difficult, क्योंकि जिस तरह से हमने वो आप देखेंगे क्वेश्चन बनाया है
वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेग्रीगेटेड डेटा आ जाएगा, सो इट वोंट बी मच, एक्सेप्ट जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म्स आएंगे। फिजिकल फॉर्म में थोड़ा हमारे लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि एक एक फिजिकल फॉर्म को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम वो उसमें फिर लगाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ साथ मदद करेंगे। You're talking about the climate change, but as you see on the ground, there is not even a single cycle track. I remember back then there is a cycling from Sanjoli to Mall. But you're talking about the cycling track, but nobody is introducing. I would like to talk. Well, I have not spoken about cycle track as of now, but yeah, you. There is not even a single track. Yeah, so at what, present. so what we are asking is let people tell us, let people decide. Of course, if you honestly ask me, we require cycle tracks, but more than cycle tracks, we require pedestrians reclaiming their spaces. आपका पूरा IGMC संजौली रोड इस वक्त मोटराइज हो गया है, तो मुझे लगता है कि साइकिल ट्रैक्स की पेडेस्ट्रियनाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी भी 50% से ज्यादा लोग यहाँ पर पैदल चलते हैं। इट्स अ हाईली पेडेस्ट्रियनाइज्ड टाउन। But don't you think so that it is like a very basic initial step for the climate change or towards the net emission? Absolutely, it's one of the most basics, one of the basic steps, क्योंकि अगर आप और क्योंकि हमने यहाँ पर सिटी रेजिलियंस इंडेक्स बनाया है, तो आई कैन टेल यू सम फेंट आइडिया कि आपका ज्यादा एमिशन भी जो यहाँ पर है वो एमिशन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट से है। आप जितना उसको रिड्यूस करेंगे उतना आप अपने नेट जीरो एमिशन से पहुंच जाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ ऑलरेडी 50% पेडेस्ट्रियंस हैं। यहाँ मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट में 20% से ज्यादा लोग नहीं है, मतलब जो प्राइवेट मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, रेस्ट आर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो जैसा आप बोल रहे थे अशोक, के पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन करना, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आपको ई व्हीकल ज्यादा होना, और फिर रिन्यूएबल एनर्जी का होल क्वेश्चन है ना। आपके हर घर पे अगर हम सोलर करें, ये सब बातें करें, तो मुझे लगता है काफी कुछ इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इज द की, नो डाउट। Mr. Khanna, what is the update of this case which you are talking about? Yes, the case is called Sulaiman versus Union of India. And right now, what we have done, there are 5 very important things which have been done. The first is that we have made all the plastic companies which are bringing plastic in the state of Himachal Pradesh. 3,500 companies which are bringing in plastic in the state of Himachal Pradesh. Under plastic waste management rules, they are responsible for the plastic they bring in till the end life cycle of that plastic. So they have to pay for its transportation, its recycling, its burning if it is going to the cement plant. Whatever is happening with that plastic after the consumer has used it, that the cost has to be borne by the plastic companies under extended producer's responsibility. So what in Sulaiman case, Honorable Justice, Chief Justice right now, Acting Chief Justice, he has ordered that all the 3,500 companies be registered with the Pollution Control Board, and they are connected to the urban local bodies, and they pay up for the plastic they bring in, and they be responsible for making these facilities. Where the facilities are called material recovery facilities, where we will collect the dry plastic. Okay, MRFs they are called. So these MRFs have to be built in every village. Every village, apart from a temple, mosque, and a gurudwara, it should have a MRF, material recovery facility, where the villages will collect their community's waste. Right now, the waste is collectively being thrown in your water bodies. Rivers are no place to sit. Nobody goes to a river now and sit as a tourist destination or as a anything. Rivers and streams, all the streams. There is a report of Department of Science and Technology about Himachal that all the 99% of the fresh water streams of this state are destroyed, which used to be worshipped earlier. There used to be people used to believe that there are deities living in these streams. देवी है, देवता है, और पूजा करते थे लोग. अब लोग उनको सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है. This is one of the things. The other things that we have asked them to maintain all the trekking routes like Kheer Ganga, Mani Mahesh, and there are 8-9 trekking routes, Triond and all. So what we are saying that if the person is going above 3,000 meters, that those are very sacred sites. They are meadows, they are glaciers. We want that whenever anybody is going up, they are not taking plastic bottles and leaving it there, or leaving the alcohol bottles there, because they go party and leave the stuff there. So we want a checkpoint to be made like it is made in any kind of a protected sanctuary. Like you see Great Himalaya National Park, there is a sanctuary, so at the entry only there will be a checkpoint. So everything will be checked there. Third is that we are asking for a QR code, quick response code, to be placed on every plastic product packaging, so that plastic can be tracked from the starting, from its inception to its end, and responsibilities can be fixed. So we are looking for very actionable solutions. Apart from this, of course, as I mentioned in Hindi, all the prosecution of